हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट्स अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। ऐसे एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन आता है इसमें ट्रेडिंग विद टू एनी एनिमी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई कंट्री जो हमारा दुश्मन है और उसके साथ हम कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो इलीगल होगा। वॉर के टाइम अगर किसी भी कंट्री के साथ हमारा वॉर लगा है और हम उसके साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी के विरुद्ध होगा, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन के साथ हम एग्रीमेंट कर पाएंगे। वो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना किए गए सारे एग्रीमेंट आपके वॉइड होंगे और शांति के दौरान अगर कोई भी एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है वो ऑटोमेटिकली ही सस्पेंडेड हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड आगे के लिए हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्या होता है कि कानूनी कार्रवाई को रोकने या कमजोर करने का प्रयास करना। अगर हम कोई किसी व्यक्ति को दबाव डाल रहे हैं कि वो कानूनी कार्रवाई को कमजोर करे या रोकें, तो इस तरह के एग्रीमेंट भी आपके वॉइड होंगे। अगर एवरी क्रिमिनल मस्ट बी पुनिश्ड, जो भी क्रिमिनल होगा उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे एग्रीमेंट जो आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्रिमिनल एक्टिविटी से, तो या फिर उन उस एग्रीमेंट को या उस केस को आगे पेंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरह के एग्रीमेंट आप किसी से करते हैं कि केस को आप आगे पोस्टपोन कर दें या केस को आप कम कर दें या उसकी पेनल्टी को कम कर दें, तो इस तरह के एग्रीमेंट आपके वॉइड होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, A agreed to sell certain land to B in consideration of the B abstaining from taking any criminal proceeding against to A। A जो है वो अपनी लैंड B को बेचने के लिए तैयार है कि B जो भी क्रिमिनल नेचर के उसके केसेस है उसको वो रोक दे या तो वो पोस्टपोन करते हैं। तो ये पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है अगर इस तरह के एग्रीमेंट हम किसी के साथ करते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस एंड द चैम्बर्टी। मेंटेनेंस या चैम्बर्टी क्या है कि आप खुद मुकदमा दायर नहीं करना चाहते, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो थर्ड पर्सन है या दूसरा पर्सन है वो आपको पेमेंट करता है कि उसके खिलाफ जो है मुकदमा दायर कर, उसी को ही हम मेंटेनेंस एंड चैम्बर्टी कहते हैं। मेंटेनेंस का एग्रीमेंट जो है वो एक तरह का इलीगल वॉइड होता है कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी आपके सहारे आपके थ्रू जो है किसी के ऊपर केस करवा रही है, तो वो भी एग्रीमेंट आपके इलीगल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एग्री टू पे 10,000 टू वाई, एनेबल हिम फाइल ए सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी एंड वाई प्रॉमिस टू गिव 3/4 शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। एक्स जो है वो एग्री हो जाता है कि 10,000 वाई को देने के लिए कि आप जो है कि केस फाइल करें और उसके बदले में 3/4 प्रॉपर्टी का शेयर आपको दूंगा। तो यहाँ पे वाई जो केस कर रहा है वो एक्स के कहने पे कर रहा है, तो इस तरह के एग्रीमेंट आपके वाइड होते हैं, इलीगल होते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट बेरिंग पीरियड ऑफ द लिमिटेशन। फॉर एग्जाम्पल कि आप लॉ में जाते हो, कानून का सहारा लेते हो, वहाँ पे केस करते हो और आपके पीरियड को लिमिटेड बनाया जाता है या जो भी आपका डिफेंसिंग केस है उसकी प्रोसीडिंग में दखल दी जाती है डिफेंसिंग केस की प्रोसीडिंग में। अगर ऐसा एग्रीमेंट है जो लीगल प्रोसीडिंग को रोकने का काम कर रहा है तो ऐसे एग्रीमेंट आपके वाइड होंगे। जब भी आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में आपके केसेस को बार बार जो है वो एक्सटेंड किया जाता है, ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं जो आपके केस से रिलेटेड नहीं होते हैं लेकिन आपकी लीगल प्रोसीडिंग को प्रभावित करने वाले तथ्य होते हैं, तो वो भी एग्रीमेंट आपके वाइड होंगे। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो मैरिज को रोकने के लिए आप कर रहे हो, किसी की मैरिज को रोकने के लिए दिया हुआ पैसा भी आपका वाइड होगा, ऐसी कंसिडरेशन आपकी इलीगल आपकी वाइड होगी और ऐसे एग्रीमेंट आपके वाइड नेचर के होते हैं। डॉरी से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट होगा वो इलीगल केसेस का होगा। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट टू पेरेंटल राइट। ऐसे कोई एग्रीमेंट जो किसी के पेरेंटल राइट के लिए है या पेरेंटल राइट को वंचित करते हैं, तो वो एक तरह के इलीगल होंगे। यानी कि आप पेरेंटल राइट में कोई भी एग्रीमेंट जो इंटरफेयर कर रहे हैं, आपकी गार्डियनशिप को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट आपके पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध होंगे। समझौता जिसके द्वारा एक माता पिता अपने बच्चे की देख रेख, उससे मिलने जुलने के अधिकार को खुद से वंचित करते हैं। आप एग्रीमेंट कर देते हैं कि आप मेरे बेटे के साथ 1 साल 2 साल नहीं मिलेंगे, तो इस तरह के एग्रीमेंट भी आपके लीगल नेचर के नहीं होते हैं, जबकि वॉइड माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी। यानी कि आपकी ड्यूटी के
खिलाफ कोई एग्रीमेंट है कि आपको अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करनी है, आपको अपनी ड्यूटी में चीटिंग करनी है, तो ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पर्सन एग्री हो जाता है और वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाता है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो ऐसे एग्रीमेंट आपके वॉइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीमेंट by an agent, sorry, a agreement by an agent with third party where would be unable to make secret profit of illegal and void। अगर आप किसी पार्टी के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो कि आप उसके बदले मुझे पेमेंट दो, मैं सीक्रेट आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, तो अगर आप किसी कंपनी के या किसी फर्म के सीक्रेट किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हो और उसके बदले आपको कोई पेमेंट मिल रही है, तो वो एक तरह के वाइड हैं, इलीगल हैं। एग्रीमेंट क्रिएट टू मोनोपोली, अगर ऐसे कोई एग्रीमेंट जहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो रही है, अगर व्यवसाय की बात करें कि ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पे कि माना फॉर एग्जांपल कि पार्टिकुलर स्टेट में सिर्फ मैं ही सेल करूंगा, तो इस तरह के एग्रीमेंट वैलिड नहीं है क्योंकि उससे मोनोपोली क्रिएट होती है। तो ऐसे कोई एग्रीमेंट जहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो रही है तो वो वैलिड नहीं होते हैं। एग्रीमेंट इन्फ्लुएंस टू इलेक्शंस, फॉर एग्जाम्पल कि वोटर्स को आप मॉनेटरी पैसा दे रहे हो, वोटर को पैसा दे के प्रभावित कर रहे हो कि आप हमारी पार्टी में ही वोट डालेंगे, तो इस तरह के एग्रीमेंट भी इलेक्शंस में अगर आप कर रहे हो पब्लिक के साथ, तो वो वाइड नेचर के होते हैं, पब्लिक के विरुद्ध होते हैं। तो ऐसा एग्रीमेंट जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है और आप ऐसा पैसा दे रहे हो, कंसिडरेशन पे कर रहे हो वोटर को प्रभावित करने के लिए, तो वो वाइड माना जाएगा। नेक्स्ट आता है लीगल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए किसी तरह का एग्रीमेंट करना, यानी कि आपकी राइट को रोकने के लिए जो आपका आप जो है वो किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं कि कि आप कोर्ट नहीं जाओगे, कभी भी केस नहीं करोगे। अगर मेरा और आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप फ्यूचर में कोई भी हैपनिंग हो जाती है, नुकसान होता है, उसके बदले आप कोर्ट नहीं जाओगे। अगर इस तरह के राइट को रोकने की कोशिश की जा रही है तो वो भी डिफॉल्टेड होता है, वो भी वॉइड माना जाता है। क्लियर है? दूसरा आ जाता है कि एग्रीमेंट जो है आप किसी पार्टी को उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इफ एग्रीमेंट डिस्चार्ज टू एनी पार्टी एनी लायबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपायर टू स्पेसिफाइड पीरियड एंड रिस्ट्रिक्ट एनी पार्टी फ्रॉम इन्फोर्सिंग द राइट, दिस इज द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने महीने के अंदर या एक वीक के अंदर मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं आपकी प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं करूंगा। ठीक है, इस तरह के एग्रीमेंट भी आपके वैलिड नहीं होते हैं, जहां पे दूसरे की लायबिलिटी को डिस्चार्ज तो आप कर रहे हो लेकिन वो वैलिड नहीं मानेंगे। तो ऐसे कोई लीगल प्रोसीडिंग में जहाँ पे आपके राइट को रोका जा रहा है, उस तरह के एग्रीमेंट हो रहे हैं, या लाइबिलिटी से डिस्चार्ज किया जा रहा है लेकिन वहां पे वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी बनती नहीं थी उस टाइम, तो इस तरह के एग्रीमेंट आपके वॉइड होंगे। एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड टू क्रेडिटर, अगर आपके एग्रीमेंट ऐसे जो क्रेडिटर के साथ डिफ्रॉड हुए हैं, क्रेडिटर के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो वो एग्रीमेंट आपके वॉइड होंगे। एन एग्रीमेंट विच इज मेड विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर, ऐसे कोई एग्रीमेंट जहां पे क्रेडिटर के साथ फ्रॉड करने के लिए कहा जाता है और उनसे पैसे लिए जाते हैं, तो वो एग्रीमेंट आपके वॉइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जानबूझ के गलत प्रोस्पेक्टस पब्लिक को जारी कर रहे हैं, पैसे उनसे लेते हैं शेयर्स पे और डिबेंचर पर, फिर कंपनी बंद हो जाती है, भाग जाती है, तो इस तरह के एग्रीमेंट आपके वॉइड होंगे। दूसरा, आपको ट्रेड से रोकने के लिए, मतलब जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उससे रोकने के लिए किसी प्रकार का भी एग्रीमेंट होगा, वो भी वॉइड नेचर का होगा। कोई भी व्यक्ति किसी को भी ट्रेड से नहीं रोक सकता है, वो कहीं भी काम कर सकता है। अगर आप कोई ऐसा पैसा किसी को दे रहे हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे बिजनेस नहीं करना है, तो इस तरह के एग्रीमेंट जो है वो वॉइड नेचर के माने जाते हैं।